वो कंट्री जो खुद टेररिज्म को प्रमोट करती है, वो कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, आज हम लोगों पर उंगली उठा रहा है। और आज तो भारत का भी नाम अजरबैजान आर्मेनिया वॉर में शामिल होता जा रहा है। परंतु भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे ही इस युद्ध में एंटर करता है, सारी की सारी चीजें बदल जाती हैं। और रशिया कभी भी नहीं चाहता है कि उसके इंपॉर्टेंट मिलिट्री के जो कंपोनेंट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएं। कि अजरबैजान से तेल और गैस खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है टर्की के लिए। और जहां तेल और गैस पे बात आ जाती है, वहां पे सारी आईआर और जियो पॉलिटिक्स बदल जाती है। क्योंकि टर्की जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में। पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है और यहाँ पे जो है यूटर्न ले लेता है वो वॉर। यानी कि आज की डेट में भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम इतना ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है कि आर्मेनिया का वापस से होल्ड आ गया है इस पूरे वॉर में। उसके बाद जब इसका प्रकोप देखने को मिला तो वहां पे पूरा अजरबैजान हिल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। ये इन डेप्थ एनालिसिस आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सभी टॉपिक्स का 360 डिग्री कवरेज करने के लिए आया है, जिससे आपकी सिविल सर्विस की प्रेप और आसान और वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगी। आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स सीरीज टॉपिक वाइज न्यूज एनालिसिस में हम कवर करने वाले हैं आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। आर्मेनिया और अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और काफी समय से ये न्यूज में रहा है। आइए चेक करते हैं सबसे पहले तो कुछ करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स जहां पे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। 2023 के एक क्वेश्चन में भी यूपीएससी ने आर्मेनिया अजरबैजान में नागोर्नो काराबाख रीजन के बारे में भी पूछा है। तो नागोर्नो काराबाख रीजन क्या इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? कहां से यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है? मैपिंग बेस्ड प्रश्न कैसे पूछ लेता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आर्मेनिया अजरबैजान आर्मेनिया बॉर्डर क्लैशेस एंड द राइजिंग फियर ऑफ अनदर वॉर। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं जहां पे बताया जा रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक साइड बोलती है कि आर्मेनिया ने वॉर किया है और अजरबैजान वालों को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए आर्मेनिया वाले जिम्मेदार मानते हैं। यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इतना बड़ा इशू जो आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध 1991 से चल रहा है और आज तक खत्म नहीं हो पा रहा है। समय समय पर ये क्लैशेस देखने को मिलते हैं। 2016 में ये क्लैश देखने को मिला, फिर 2020 में देखने को मिला और आज तो भारत का भी नाम अजरबैजान आर्मेनिया वॉर में शामिल होता जा रहा है, जहां पे पाकिस्तान जैसा नेशन इस बात को बार बार उठा रहा है, इंटरनेशनल मंच पे बोल रहा है कि भारत इस तरीके से टेररिज्म का प्रमोट कर रहा है। यानी कि एक वो कंट्री जो खुद टेररिज्म को प्रमोट करती है, वो कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, आज हम लोगों पर उंगली उठा रहा है। तो देखते हैं भारत क्यों इन्वॉल्व हुआ है और किस तरीके से भारत का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से मौजूद है। जियो पॉलिटिक्स क्या है इस पूरे के पूरे उसमें, रशिया का रोल क्या है, टर्की का रोल क्या है इस पूरे इवेंट्स में, फिर अजरबैजान आर्मेनिया के साथ किस तरीके से भारत डील कर रहा है। सो लेट अस स्टार्ट। और देखिए, अजरबैजान आर्मेनिया का जो बॉर्डर क्लैश है, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज तो पक्की देखने को मिल गई है कि करंट अफेयर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा और बहुत बार रिपीट हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज की डेट में 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया है, व्हाट मेक्स द लाचिन कॉरिडोर। देखिए, नागोर्नो काराबाख रीजन तो पूछ लिया गया है यूपीएससी के द्वारा 2023 के प्रीलिम्स में, परंतु हो सकता है अगली बार आपसे पूछ लिया जाए लाचिन कॉरिडोर क्या है। तो लाचिन कॉरिडोर भी न्यूज में चल रहा है। नेक्स्ट, अंडर सीज नागोर्नो काराबाख एक्यूजेस अजरबैजान ऑफ थ्रॉटलिंग सप्लाई लाइंस। यानी कि ये बात बोली जा रही है फूड और सप्लाई लाइंस में भी अभी इश्यूज आने लग गए हैं। सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब कर दी गई है इनके द्वारा। सो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं सफर कर रहे हैं फूड और मेडिसिन की वजह से। सो हेंस यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट उभरता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आर्टिकल में, ये एक और आर्टिकल है जहां पे बोला है नागोर्नो काराबाख ब्लॉकेड क्राइसिस, चोकिंग ऑफ डिस्प्यूटेड रीजन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पे पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल मौजूद है। एक और आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूं पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान एंड इंडिया वेज प्रॉक्सी स्ट्रगल इन नागोर्नो काराबाख इन प्रोवाइडिंग आर्म्स टू आर्मेनिया एंड अजरबैजान। न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद बोथ बिलीव दे आर डिफेंडिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। यानी कि क्या बात है, जहां पे पाकिस्तान के साथ आज भारत एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर में आ गया है, ऐसा आर्टिकल बोला जा रहा है। सो लेट अस सी। सबसे पहले तो हम लोगों को जो जानना है वो है आर्मेनिया अजरबैजान का कुछ हिस्ट्री। आर्मेनिया अजरबैजान के बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो आप मैप में देख लीजिए आर्मेनिया अजरबैजान को। देखिए, ये आर्मेनिया वाला रीजन है और ये अजरबैजान वाला रीजन है। दिस इज ऑल आर्मेनिया एंड दिस इज योर अजरबैजान रीजन। और ये वाला पोर्शन जो है ये भी अजरबैजान का पोर्शन माना जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं नाखचिवन
जैसे कि अजरबैजान का रीजन है, ये भी अजरबैजान का रीजन है, और ये जो है नागोर्नो काराबाख रीजन है, जिसको हम लोगों ने इस रूप में, देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज नागोर्नो काराबाख रीजन। इस नागोर्नो काराबाख का कुछ पोर्शन जो है वो अजरबैजान कंट्रोल करता है, एंड मैक्सिमम या मेजॉरिटी पोर्शन कौन कंट्रोल करता है? इट इज आर्मेनियन कंट्रोल। तो आर्मेनिया कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले कुछ कंट्रीज के बारे में, इन दोनों कंट्रीज का हम थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए ये दोनों कंट्रीज के बारे में जो आपको जानना है, पहला आर्मेनिया जो एक कंट्री है, बहुत ही छोटी कंट्री है। मैं जानता हूं आप लोगों ने आर्मेनिया अजरबैजान के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा होगा, आप ज्योग्राफी में इतना ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट हाँ ये कंट्री जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 95% जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी है, यानी कि आर्मेनिया जो है 95% तक क्रिश्चियंस के द्वारा डोमिनेटेड मेजोरिटी वाला राज्य है। अगर मैं बोलूं जनसंख्या कितनी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है इनके पास, पॉपुलेशन का साइज करीबन 3 मिलियन है, और ये एक सेक्युलर नेशन है, यानी कि यहाँ पे आपको आजादी दी जाती है किस चीज की, कि आप क्रिश्चियनिटी को नहीं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ये एक सेक्युलर नेशन माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसकी जो कैपिटल है वो है येरेवान। येरेवान को भी आप लोकेट कर सकते हैं दोस्तों, येरेवान भी आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कभी ना कभी कि येरेवान कहाँ पड़ता है, तो ये है येरेवान आपका। तो ये येरेवान जो है कैपिटल है आर्मेनिया की। नेक्स्ट वापस से आते हैं और देखते हैं अब अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान जो है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल नेशन एंड वेरी एडजेसेंट टू योर रशिया, और ये बिल्कुल पड़ोस में है, आर्मेनिया से बॉर्डर लगता है इन दोनों का। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 99% पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, यानी कि 99% लोग मुस्लिम मेजॉरिटी के रहते हैं अजरबैजान में। और इनकी जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, करीबन करीबन 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, प्लस ये भी अपने आप को सेकुलर मानते हैं, यानी कि एज पर दी ऑफिशियल डेटा तो देखोगे अजरबैजान भी एक बहुत ज्यादा सेकुलर नेशन में आता है, परंतु जब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे या उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे सेकुलरिज्म तो दे रखा है, बट डेमोक्रेसी उस तरीके से प्रमोट नहीं होती है। सेकुलरिज्म बोल तो रखा है, कहीं ना कहीं रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं दी जाती है। बोला जाता है कि अजरबैजान में जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो समय समय पर एक तरीके से अमेंडमेंट्स ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और बोल चुके हैं आज की डेट में कि एक व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर या हेड 18 साल की उम्र में भी बन सकता है, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी इन हेरिडिटरी या फिर एक तरीके से हेरिडिटरी चल रहा है, सारा का सारा डिक्टेटरशिप टाइप चलता है। एक पीढ़ी के ही लोग, दूसरी पीढ़ी के ही लोग, और फिर तीसरी पीढ़ी के लोग ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आते जा रहे हैं। सो सवाल यह है कि क्या वो एक्चुअल में सेक्युलर है, क्या वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक है? इस पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठाते हैं कुछ लोग, बट जी हाँ, बोला तो यही जाता है कि इट इज ऑल्सो अ सेक्युलर, और यहाँ पे भी पूरी आजादी दी जाती है। इसकी जो कैपिटल है उसको बोलते हैं बाकू। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बाकू। बाकू इसकी कैपिटल बोली जाती है। इधर आपको देखने को मिलेगा अजरबैजान की कैपिटल इज बाकू। तो बाकू यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी, बट दिस इज ऑल्सो वेयर यू विल सी कि बाकू जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो यूपीएससी आपसे जनरली पूछ सकता है मैपिंग में, मैच द फॉलोइंग में, भाई बताओ बाकू किसका है और येरेवान किसका है। तो ये एक तरीके से ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन बन जाता है। चलिए यहाँ पे आप देखिए टर्की है। टर्की जो है वो किसके साथ लगता है? आर्मेनिया के साथ। ऊपर आपको लगता है जॉर्जिया, और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को हम लोग बोलते हैं कॉकस रीजन, यानी कि कॉकस रीजन भी न्यूज में रहता है। तो ये जो कॉकस रीजन है, ये कॉकस रीजन, साउथ कॉकस भी बोलते हैं इसे, या कॉकस रीजन भी बोलते हैं। ये कॉकस रीजन में 3 आते हैं। कौन कौन आते हैं? आपके जॉर्जिया आता है, आर्मेनिया आता है और अजरबैजान आता है। तो ये अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया, इन तीनों को हम लोग मिला करके कॉकस रीजन भी बोल देते हैं। ये भी मैप में पूछा जा सकता है। हेंस चलिए बात करते हैं अब आगे क्या है ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट। देखिए हुआ ये, हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं आपसे, हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो यूएसएसआर है, यानी कि जो हम सोवियत संघ कहते हैं, जो 1917 के बाद बन गया रशियन रेवोल्यूशन के बाद, तो यूएसएसआर जो पूरा का पूरा एक सोवियत संघ है वो डिसइंटीग्रेट होता है 1991 में। आप जानते हैं कि 1945 से लेके 1991 के पीरियड को हम कोल्ड वॉर एरा बोलते हैं, और 1991 में ही कोल्ड वॉर एरा खत्म होता है। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी यूएसएसआर टूट करके 15 कंट्रीज में बढ़ जाता है। अब जब मैं बोलता हूं यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो उससे पहले की हिस्ट्री भी एक बार पढ़ लेते हैं। यानी कि 1920 के समय आप देखेंगे, 1920 के समय जो ये रीजन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं नागोर्नो काराबाख रीजन, ये वाला जो रीजन है नागोर्नो काराबाख रीजन, ये पर्टिकुलरली
क्या था, एक ऑटोनॉमस रीजन के अंतर्गत आता था। यानी कि उस समय भी 1920 के समय भी नागोर्नो काराबाख एक ऑटोनॉमस रीजन था। अब मैं बार बार नागोर्नो काराबाख की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यही तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसके पीछे ये दोनों 1991 से लड़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं आज की डेट में कश्मीर और आपका कश्मीर का जो इशू इंडिया और पाकिस्तान के साथ चलता है कि दोनों कहते हैं ये हमारी टेरिटरी है, जबकि हमें पता है ये हमारी टेरिटरी है, बट वो लोग बोलते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जैसा लैंड का इशू, बाउंड्रीज का इशू, लैंड का इशू कहां चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, ये अलग अलग राज्यों में चल रहा है, वैसी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी यही सेम नागोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर लड़ाई चल रही है। तो इस नागोर्नो काराबाख की जो हिस्ट्री है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि भाई यूएसएसआर के पास जब ये पूरा का पूरा ऑटोनॉमस रीजन था, यानी कि आर्मेनिया अजरबैजान एक्चुअल में यूएसएसआर का पार्ट थे। ये तो बाद में बने हैं जब डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, बट अगर मैं इनिशियल कम्युनिस्ट या सोवियत ब्लॉक की बात करूं, उस सोवियत ब्लॉक में ये दोनों नेशंस भी ज्वाइन थे। और जो ये बीच का रीजन था नागोर्नो काराबाख वाला, उस समय भी 1920 में भी ये ऑटोनॉमस रीजन था, और उस समय ये किसका पार्ट था, अजरबैजान का था। यानी कि ऑटोनॉमस तो था, क्योंकि ऑटोनॉमस इसलिए था, आप देखोगे इट वॉज डायरेक्टली अंडर मॉस्को। देखिए, पूरा का पूरा जो ऑटोनॉमस रीजन था उसको हैंडल करना, उसको चलाना, उसके अफेयर्स को कंट्रोल करने की पावर थी डायरेक्टली अंडर द कमांड ऑफ मॉस्को। मॉस्को उस समय क्या था, पूरे के पूरे सोवियत का एक सेंटर था, एक हेड ऑफ द सेंटर था, वहां से सब कुछ चलता था। तो उस समय भी इस ऑटोनॉमस रीजन को कंट्रोल करता था कौन, रशिया, मॉस्को। और उस समय भी ऑटोनॉमस माना जाता था, परंतु ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वो अजरबैजान के अंडर ही था, अजरबैजान कंट्री के अंडर ही माना जाता था उस समय का एरिया। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, और यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट होने वाला था 1988 के आसपास, 1989 के आसपास, ऐसी खबर उड़ने लग गई कि भाई यूएसएसआर कहता है इस एरिया को जाते जाते हम लोग किसको देके जाएंगे, अजरबैजान को देके जाएंगे। अब सवाल यह है कि अजरबैजान को अगर यूएसएसआर कहता है कि हम अजरबैजान को देके जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम का तो कोई प्रॉब्लम की विषय है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी अजरबैजान का था, दोबारा भी यूएसएसआर जब टूट रहा है वो भी यही बात बोल रहा है, सेंटर ऑफ कमांड भी यही बोल रहा है कि अजरबैजान को दे दो। प्रॉब्लम अब आएगी जब आपको ये बात पता चलेगा कि वहां पर जो मेजॉरिटी जनसंख्या रहती है, याद रखिएगा मेजॉरिटी नागोर्नो काराबाख की जो जनसंख्या है वो आर्मेनियंस है। यानी 95% जो नागोर्नो काराबाख रीजन है, जो एक माउंटेनियस रीजन है, जो हिली फॉरेस्ट रीजन है, वहां पे आर्मेनियंस एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं। अब वो मेजॉरिटी वहां रहते हैं, इसलिए वो लोग, याद रखिएगा, 1988 में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास कराते हैं, और वहां पे वोटिंग होती है, और वोटिंग में मेजॉरिटी क्या बोलता है कि हम लोग किधर रहना चाहते हैं, आर्मेनिया। इट इज लाइक कि वो कहते हैं कि हमें आर्मेनिया का पार्ट बनना है, जबकि यूएसएसआर अजरबैजान को वो सौंप करके देना चाहता है। अब डिसइंटीग्रेशन की समय आ चुका है, 1991 आ गया है, डिसइंटीग्रेशन होने वाला है, कंट्रीज आपस में डिवाइड हो रही हैं। उसी समय आपको देखने को मिलेगा जो आर्मेनिया के अंदर आर्मेनिया का जो नागोर्नो काराबाख रीजन है, वहां पे जो आर्मेनियंस रहते हैं, वहां पे आर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने उस पूरे के पूरे नागोर्नो काराबाख रीजन को पकड़ लिया, जब्त कर लिया, या ऐसा बोला जा सकता है उस पर कमांड रख ली। यानी कि दे सीज्ड द टेरिटरी, उन्होंने उस टेरिटरी पर कैप्चरिंग कर ली और उसको एक ऑटोनॉमस राज्य घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम आर्मेनियन सेपरेटिस्ट हैं, और ये एक पूरा का पूरा क्या है, सेपरेटिस्ट ऑटोनॉमस ब्लॉक है, हम अजरबैजान के पास नहीं जाएंगे। अब सवाल यह है कि 1991 की यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन में उसको सौंपा तो गया किसको, उसको सौंपा गया आर्मेनियंस को नहीं, बल्कि अजरबैजान को। और आर्मेनियन सेपरेटिस्ट, जो कि याद रखिएगा जिनको सपोर्ट मिलता है आर्मेनिया सरकार के द्वारा, उन्होंने इस वाले एरिया को कैप्चर कर लिया। तो याद रखिएगा ये पूरी लड़ाई इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी की है, नागोर्नो काराबाख रीजन, जहां पे आज की डेट में मेजॉरिटी एरिया जो है वो कंट्रोल कौन करता है, आर्मेनिया। कुछ छोटा सा पोर्शन है जो कि कौन कंट्रोल करता है, अजरबैजान। तो अजरबैजान जो है वो बहुत छोटा सा एरिया कंट्रोल करता है पूरे नागोर्नो काराबाख का, जबकि थोड़ा सा एरिया आपको छोड़ दिया गया है अजरबैजान के लिए। बाकी 90% एरिया इज कंट्रोल बाय द आर्मेनियन सेपरेटिस्ट, और इन आर्मेनियन सेपरेटिस्ट को जो सपोर्ट करता है वो है आर्मेनिया की सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आप देखिए, इस लड़ाई की शुरुआत होती है 1991 के बाद, आपस में क्लैश होता है, 1 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस होता है, लड़ाइयां होती हैं, दोनों नेशन आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है,
वहां पे जो वोटिंग हुई, वोटिंग ये कहती है कि अर्मेनियन सेपरेटिस्ट या अर्मेनिया की जो एथनिसिटी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हम अलग रहना चाहते हैं, जबकि अजरबैजान कहता है कि ये हिस्टोरिकली हमारा पार्ट रहा है और यूएसएसआर भी हमें देके गया है, और ये आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं। फिर इसको दूर करने के लिए एक मिन्स्क ग्रुप बनाया गया यूएसए, फ्रांस, रशिया के द्वारा। मिन्स्क ग्रुप का मेंबर्स याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है आपसे मिन्स्क ग्रुप के कौन कौन पार्ट रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि 1994 में वो लड़ाई को मीडिएट कराता है, यानी कि सॉल्व कराता है कौन, रशिया। और एक लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसा आज भारत और पाकिस्तान की एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, ऐसे ही वहां पे भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई है। तो एक बार आप देख लीजिए, मैप में भी देख सकते हैं, ये वाला एरिया की बात हम बार बार कर रहे हैं। दिस इज द एरिया दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इस एरिया के अंदर आप देखेंगे मेजॉरिटी एरिया इज बीइंग हैंडल्ड बाय दी अर्मेनिया। और यहां पे आप एक चीज और देखिएगा, ये है लाचिन कॉरिडोर। लाचिन कॉरिडोर एक ऐसी रोड है जो कि अर्मेनिया को अजरबैजान से जोड़ती है, यानी कि इस एरिया से आप हिस्टोरिकली, यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा बोला था कि इस एरिया से आप लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ फूड, मेडिसिन, वो सब कर सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है, इस लाचिन कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया है अजरबैजान ने, जिस पे अर्मेनिया बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फूड मेडिसिन नहीं जा पाएगी। हिस्टोरिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स, जियोपॉलिटिक्स क्या कहती है। देखिए रशिया का पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे, रशिया इज वेरी न्यूट्रल इनटू दिस वॉर। रशिया न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि दोनों ही नेशंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अजरबैजान की बात करूं तो अजरबैजान एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री परचेजर है, इंपॉर्टेंट मिलिट्री के सामान खरीदता है रशिया से, और रशिया कभी भी नहीं चाहता है कि उसके इंपॉर्टेंट मिलिट्री के जो कंपोनेंट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाए। यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि रशिया अजरबैजान का सपोर्ट करता है। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं क्या अजरबैजान का सपोर्ट करते हुए रशिया कभी भी अर्मेनिया के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? जी नहीं, अर्मेनिया के खिलाफ भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि याद रखिएगा सीएसटीओ का मेंबर है अर्मेनिया। अभी सीएसटीओ क्या है एक बार देख लीजिए, सीएसटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल है, ना कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल नहीं बल्कि इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जो 1992 में फॉर्म हुआ, जिसका हेडक्वार्टर्स मॉस्को में है। और याद रखिएगा ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जस्ट लाइक नेटो, आपको याद होगा 1949 में नेटो आया, 1955 में वॉर्सो पैक्ट आया, और यूएसएसआर का खत्म होने के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद 1992 में, आफ्टर 1991 आपको देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि सेम प्रिंसिपल जिस पे नाटो काम करता है। नेटो का प्रिंसिपल है एक पर वार सब पर युद्ध माना जाए, उसी प्रिंसिपल और उसी सिद्धांत पर ये सिक्स्थ पोस्ट सोवियत स्टेट्स भी काम करते हैं, जिसमें देखिए रशिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है। जल्दी से मुझे बताओ कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री है जो इसमें नहीं मौजूद है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस अर्मेनिया और बेलारूस। अर्मेनिया इज अ मेंबर, यानी कि अगर अजरबैजान का सपोर्ट करते हुए रशिया अजरबैजान के साथ युद्ध लड़ता है तो एक तरफ से उसके पास अर्मेनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि अर्मेनिया के साथ वो सीएसटीओ का मेंबर है, और सीएसटीओ में अर्मेनिया पर अगर युद्ध हुआ तो रशिया को अपनी मिलिट्री भेजनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द सीएसटीओ। एक पर युद्ध सब पर युद्ध माना जाए, तो वो कोशिश करता है किसी भी तरीके से इसमें एक तरीके से न्यूट्रल अप्रोच रखे। नेक्स्ट देखिए मिलिट्री बेस भी है अर्मेनिया के अंदर रशिया का, तो वो उसको भी अवॉइड नहीं करना चाहता। अगर मैं टर्की की बात करूं तो टर्की, आप देखिए टर्की ने एकदम खुले रूप से सपोर्ट करने की बात करी है अजरबैजान को, बोला है ये हमारे भाई है, मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस है दोनों, और बोला है अर्मेनिया जो है यहाँ पे वॉर क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। तो टर्की यहाँ पे अजरबैजान को सपोर्ट करता है, और इसकी बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि अजरबैजान से तेल और गैस खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है टर्की के लिए, और जहां तेल और गैस पे बात आ जाती है वहां पे सारी आईआर और जियोपॉलिटिक्स बदल जाती है। अब मैं बात करता हूं पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान का कहां से रोल आ गया दोस्तों? पाकिस्तान का रोल इसलिए आ गया क्योंकि टर्की जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर टर्की समय समय पर विवादित बयान देता रहता है, और वहां पर आप देखेंगे कि टर्की के सपोर्ट में पाकिस्तान उभरता है, और पाकिस्तान कहता है कि भाई देखिए हम अपने सोल्जर्स को भेज रहे हैं अजरबैजान में अर्मेनिया के खिलाफ। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि अर्मेनिया भारत से आता है और भारत से एक सिस्टम मांगता है, यानी कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वैसे तो कहीं पे भी नहीं है। हम लोग पीस में बिलीव करते हैं, शांति में बिलीव करते हैं, नॉन वायलेंट देश है। हम कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन रखो, यानी कि हम तो सिंपल सा बोलते हैं नागरोनो काराबाग का रीजन जो है 50-50 डिवाइड कर लीजिए, या फिर जिस तरीके से आपको डिवाइड करना है डिवाइड कर लीजिए, बट शांति रखिए। अब यहां पर वो हमारे पास आया है पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए हमारे पास अर्मेनिया आया, और अर्मेनिया ने हमसे यहां पे पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा। अभी जब
जब आप युद्ध देखेंगे, जो अभी हाल ही में युद्ध चल रहे हैं, उस युद्ध में अजरबैजान के ऊपर काफी ज्यादा सपोर्ट आ गया था टर्की का, पाकिस्तान का, जिसमें कि युद्ध जीत रहा था अजरबैजान और काफी हद तक नागरोनो काराबाख वाला रीजन वापस छीन भी लिया था। परंतु भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे ही इस युद्ध में एंटर करता है, सारी की सारी चीजें बदल जाती हैं, पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है और यहाँ पे जो है यू टर्न ले लेता है वो वॉर। यानी कि आज की डेट में भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम इतना ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है कि आर्मेनिया का वापस से होल्ड आ गया है इस पूरे वॉर में। इसी के ऊपर आप देखेंगे टर्की बार बार बयान दे रहा है कि भारत जो है गलत कर रहा है। अजरबैजान इज नॉट वेरी हैप्पी विद इंडिया, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि ये पिनाका, पहले तो वो बोल रहे थे पिनाका सिस्टम चलेगा ही नहीं, पुस्सी बॉम्ब है, ये मिसाइल तो गिर जाएगी नहीं। उसके बाद जब इसका प्रकोप देखने को मिला तो वहां पे पूरा अजरबैजान हिल गया। और लास्ट में पाकिस्तान जो है, जिसको तो सिर्फ मुद्दा चाहिए भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने का, वो आज की डेट में ऐसे बयान दे रहा है जिसमें वो ये बोल रहा है कि अजरबैजान के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक कर रहा है। कौन? इंडिया। इंडिया इज सपोर्टिंग टेररिज्म इन आर्मेनिया। तो ये सारी की सारी फालतू की बातें हैं। बट हाँ, पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है वो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, तो एक बार पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम ये है, इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम विच इज नेम्ड आफ्टर द लॉर्ड शिवास बो। यानी कि जो लॉर्ड शिव हैं उनके नाम पर पिनाका के ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि ये किसने बनाया है। इट इज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE एंड हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL। और ये है हमारा 24 रॉकेट लॉन्चर्स वाला पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट सिस्टम है जिसने पूरा का पूरा कहर मचा रखा है। तो देखिए यूपीएससी के अंदर क्या क्या चीजें रेलिवेंट हो सकती हैं। यूपीएससी के अंदर ये सभी चीजें रेलिवेंट बन जाती हैं। तो आप ये बात समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्राइसिस है नागरोनो काराबाग में, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर टिका हुआ है, वो है किसकी लैंड बाउंड्री है। एक बोलता है हिस्टोरिकल क्लेम है, एक बोलता है कि मेरा राइट वहां पे है, मेरे लोग वहां पर हैं और मैंने वोट करके भी चेक करा है, वहीं के लोग आर्मेनिया के साथ आने चाहते हैं। अभी का क्लैश इस बात पर निर्भर है कि तुमने किया वो स्टार्ट वॉर, हमने किया वो स्टार्ट वॉर, इसी पर बहसबाजी चल रही है। बट भारत का इन्वॉल्वमेंट भी है और भारत आज की डेट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी काउंटर कर रहा है इस थ्रू। और पूरे विश्व के अंदर हम लोग लीडिंग एक्सपोर्टर बन सकते हैं किसके? डिफेंस प्रोडक्ट्स के। चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो पिनाका हो, चाहे वो तेजस हो, या फिर वो S-400 हम लोग लेके आ रहे हो, हम बराक मिसाइल को डेवलप कर रहे हो। कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने डेवलपमेंट को इतना फोकस कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता पे शिफ्ट कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि देखिए हम लोग चाहें तो बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, हम लोग खुद से अपने वेपन्स को बना सकते हैं। तो हमें आज S-400 की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद अपना पृथ्वी एडवांस डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास खुद अपनी मिसाइल्स, अपने जो रॉकेट्स हैं, अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं। So this is all about your Armenia-Azerbaijan war, and I hope you like this video. I'll see you again with another topic.